चीज ऐसी है कि नशे में सब घुल मिल जाता है। मुझे माना जाता था कि मैं सबसे होनहार लड़का हूं और बहुत अरमान थे घर में, और मैं जो भी करता था बहुत अच्छा करता था। मेरे जितने दोस्त थे उनके माता पिता कहते थे इसके पास जाया करो, इससे पढ़ा करो, विजय जैसा बनो। लेकिन क्या होता है कि करीबन 13-14 की उम्र में थोड़ी सी एक आजादी मिलती है जी। तो हमारे एक मित्र थे, तो वो कहता था कि उनके पिताजी के कबर्ड में एक बोतल रखी रहती है, हम लोग कोशिश करते हैं चखते हैं, और ये सारी चीजें एकदम कभी किया नहीं। हम लोग के लिए लग रहा था कि अब मर्द हो रहे हैं, बड़ा हो रहे हैं। तो ढक्कन खोला उसने, भरा, पहले उसने गटका, फिर दूसरे दोस्त को दिया, फिर मुझे दिया, और जैसे ही अंदर गया एकदम मुझ में एक गर्मी पैदा हुई, रोंगटे खड़े होने लग गए। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अक्सर हम सुनते हैं कि पहली दफा जब आदमी शराब पीता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है जी, लेकिन आपके साथ उल्टा हुआ। फिर क्या हुआ? बहुत समय तक दोबारा मेरे जीवन में शराब नहीं आया। फिर कॉलेज में गए तो फिर दोबारा एक मौका मिला कि लोगों ने कहा चलो थोड़ा सा बियर पी लेते हैं। इतने साल हो गए आमिर साहब, मेरे मन में जब लोगों ने कहा ये बात, सीधे इतने साल पहले के मेरी याददाश्त पे गई और मुझे ये महसूस हुआ कि यार बहुत अच्छा था। फिर हमने पिया, उतना ही अच्छा लगा, और धीरे धीरे महीने में एक बार, फिर हर सैटरडे की प्लान हो जाती है। तो अब धीरे धीरे ये सिलसिला चालू हुआ। फिर आदमी मेरा थोड़ा और घर से पैसे लेने लग गया था, क्योंकि घर में इतना सा डेली का कोटा मिलता था। तो फिर धीरे धीरे जब मैं मांगने लगता हूँ 10 रुपया और 20 रुपया, और थोड़ा सा शक पैदा होता है घर वालों में, लेकिन तब भी खतरा किसी को महसूस नहीं होता। किसी को अंदाज नहीं था। और मुझे बहुत पहले से ये शौक था पत्रकारिता का। तो मैंने जर्नलिज्म के एग्जाम दी उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, और वहां भी अच्छे दर्जे पे मार्क्स आए और ले लिया गया मैं। और मैं कभी क्लास नहीं जाता था, क्योंकि तब तक मेरा पूरा दुनिया उलट पलट हो चुका था। आदतें बदल जाती है, आपकी भाषा बदल जाती है, और 3-4 बजे सुबह लौटना। तो घर वालों ने सोचा कि ये अब पूरी तरह से बिगड़ चुका है। तो फिर घर वालों ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया था, तो मैं भी अलग हटने लगा। अब मुझे लगता है कि घर में इनको समझ नहीं है, मेरे को इनके बहुत फासला हो गया है। खैर कॉलेज से निकले और एप्लीकेशन दर्ज किए, 3-4 अखबारों में भेजा दिल्ली में। एक से वापस जवाब आया, और फिर करना क्या था, दिल्ली आते ही एक तरफ काम, एक तरफ शराब। और दिल्ली में आप जाएंगे तो पत्रकार को एक शुरू में लोग प्रेस क्लब ले जाते हैं, और रुतबा और रौब जो है प्रेस क्लब का, वहां आदमी एकदम शहंशाह है। अब मेरा काम केवल अच्छा एक स्टोरी लिखना और सीधा प्रेस क्लब में जाना, क्योंकि प्रेस क्लब में तो मैं हीरो था। प्रेस क्लब में 10:30 बजे आखिरी ऑर्डर लेते हैं, तो आखिरी 1 घंटी बजती थी, और सीधा मेरा ऑर्डर सबको पता था कि 6 लार्ज पैग इनके और रखने हैं। 6 लार्ज पैग और रखने हैं लास्ट ऑर्डर के बाद। और तब तक मैं ऑलरेडी मस्त 4-5-6 पैग ऑलरेडी पी चुका होता। लार्ज, जितना बड़ा मेरा स्टोरी करता था उतना ही मैं पीता था। आपका जो ये पीना बढ़ता गया, इससे आपके काम में असर नहीं पड़ा? 7:30 से पहले कभी नहीं गया दफ्तर, बाद में शाम के। हाँ, होश ही आता था करीब 2-3 बजे दोपहर में, और फिर सीधे गए, क्योंकि उतना ही टाइम चाहिए मुझे जितना स्टोरी लिखने में, बस। और फिर प्रेस क्लब, सीधा प्रेस क्लब। फिर चीजें बदलने कब लगी आपके लिए? चीजें तभी बदलने लगी जब मैं चारों खाने चित हो गया, क्योंकि सोच बिल्कुल उटपटांग हो जाता है, उल्टा हो जाता है सोच। एक दिन अचानक दरवाजा किसी ने खटखटाया, तो सामने मेरे माँ बाप, जिनको मैं कई साल से देखा नहीं, जिनका कोई मतलब है नहीं, कमरे में पूरे सिगरेट, बोतलें, मुझे बताया नहीं इन्होंने क्या आ रहे हैं। तो बस यूं ही तुमसे मिलना था तो चले आए। मुंह से क्या निकलता है, गाली। ये क्या मतलब है, बता नहीं सकते थे? ये आपने बोला? हाँ, वो पहले ही जानते थे कि मेरे पास आना खतरे से खाली नहीं है, तो वो शाम के ही ट्रेन में वापस की टिकट भी करके आए थे। और उतना भी मेरे से नहीं हुआ, तो मैंने कहा शाम का गाड़ी है ना, तो स्टेशन में तो बैठ सकते हो। घर से निकाल दिया आपने? जी। और काम में भी अब मैं दिलचस्पी धीरे धीरे हटने लगता है। फिर मैं
जाना ही बंद कर दिया काम पे? काम पे। तो वहां से फिर संपादक समझ गए कि बहुत भारी कुछ समस्या है, अब तो खबर भी नहीं कर रहा है। तो बोले कि भाई आप ठीक होके आइए या फिर छोड़ दीजिए। अब ठीक क्या होना था, क्योंकि मुझ में समझ में भी नहीं आ रहा था कि कोई समस्या है। तो आपकी नौकरी भी गई? इस दौरान मैं शायद घर 2 या 3 बार गया हूं सिर्फ पैसे मांगने, और तब तक मेरा इतना बदनामी हो चुका था कि मेरे माता पिता जहां भी रहते थे पहले ही दरबान से क्या करते थे कि फलाना कोई आए और पूछे कि हमारा बेटा है, ये वो किसी को नहीं आने देना। कहने का मतलब ये था कि तब तक मेरा उनका पूरी तरह से दुश्मनी हो चुका था। इसमें आपको देखिए इज्जत कैसे खत्म हो जाती है, क्योंकि मेरे से डरते थे राजनीतिक दिल्ली से, क्योंकि उनको ये लगता था कि मेरे पास सारे खबर है, होता भी था। तो सीधा मैं उनको बता देता था कि मुझे इतना रुपये चाहिए। पैसे तो मिल जाते थे मुझे, मैं लेके निकल जाता था उनके घर से, लेकिन उसके बाद मैं फिर दोबारा मुझे उनके घर में एंट्री नहीं मिला। अजनबी लोगों से भी आपने पैसे लिए? मैंने शायद किसी को नहीं छोड़ा। नशा चीज ऐसी है कि नशे में सब घुल मिल जाता है, कुछ नहीं बचता। हर एक को रोक के, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने पुलिस वालों से पैसे लिए। घर में बाई से पैसे लेता था मैं, जो काम करने आती थी उससे मैंने उधार लिए। बहुत सारे ऐसे हुए नाटक जहां सलाम और जहां लोग डरते थे मेरे से और सब मेरे खबर पढ़ते इज्जत थे, करते थे, सब खत्म। और अभी किसी के नजरों में इज्जत नहीं ना। अब उस समय ऐसा आ गया लेकिन था, नशा अभी भी वही बरकरार है कि रोज आप नशा करेंगे? ज्यादा करते थे बल्कि, क्योंकि अब तब तक पीता था कि बेहोशी के आलम तक ना पहुंचो। मकान मालिक था, अब भाई वो भी परेशान कि 3-4 महीने से किराया नहीं आ रहा है। अब गाली गलौच निकलते हैं, जब गाली गलौच पे आ जाती है बात तो फिर हमें कटना पड़ता है। दिल्ली के ही सड़कों पर मैंने 9 महीने बिताए। दिल्ली के सड़कों पे 9 महीने बिताया? जी। खाना कैसे खाते थे आप? उस समय खाने से कोई मतलब नहीं है, मेरा खाना ही पीना था, खाना ही नशा था। इसका कारण भी है, क्योंकि इस स्तर पर जब एक इंसान पहुंच जाता है तो इसके सारे चीजें बंद हो जाते हैं शरीर के। आपका यूरिन पास नहीं होता, आपका पसीना बंद हो जाता है। तो अगर आप कुछ डाल रहे हैं अंदर तो वो निकलता नहीं है। उसके बाद मैंने खाना बंद कर दिया, नशा नहीं बंद किया। खासियत देखिए नशे का, एक इंसान नशा बंद नहीं किया, मुझे क्या लग रहा है, अरे समस्या तो खाना है। तो खैर नई दिल्ली के स्टेशन पे मैंने बहुत समय निकाल ली। तो रेल डिब्बे के टॉयलेट में ऐसी जगह है जहां धरती पर कोई और नहीं झांकता, सफाई के लिए भी नहीं आते, और वहीं आप जा सकते हो जहां मक्खी भी आने से डरे, क्योंकि वहां कोई आपके आसपास नहीं होगा और आप नशा चैन से कर सकते हैं। और वही अखबार बिछा के, जिसपे आप लिखते थे एकदम एक जमाने में, जिसमें आप पत्रकार थे, मतलब कहाँ आप एक दिग्गज पत्रकार जी और कहाँ आप सड़क पे पहुंच गए, ये शराब की वजह से, उसके नशे की वजह से। जी। अल्टीमेटली आप इसमें से निकले कैसे? मैं निकलने वाला थोड़ा ही था, मैं तो ये सोचता था कि जबरदस्त नशे में निकलो इस दुनिया से। आपने सोच लिया था कि अब मैं ऐसे ही मरूंगा, मुझे इसमें से निकलना जी, है? असंभव था उस समय। तो फिर क्या बचा, जो किडनी बेचने के धंधा करते थे। विचार आया, जब अच्छे विचार आते हैं नशेड़ी को, ऐसे ही विचार आते हैं। 1 लाख का सौदा भी करीब करीब मैंने कर लिया था, पूरा तैयार था मैं। अचानक मेरे मन में विचार आया कि भाई विजय, तू ऑपरेशन टेबल पे ही चल बसेगा। तो मैं रुक गया, अब पैसा नहीं मिल रहा, जान नहीं बचा, मरे जा रहा हूं, नशा नहीं हो रहा। आखिर में एक ही व्यक्ति था पूरे दिल्ली में जिससे मैंने पैसे नहीं लिए थे। तो मैं वहां पहुंचा, वो दूर से ही समझ गया, काला सा एक इंसान आ रहा है, बदबू आ रहा है। तो उसने कहा कि विजय, मैं तुम्हें 10 रुपया भी नहीं दूंगा। फिर वो बड़े सारे फोन करने लगा। पता लगा कि वो कहीं अपने दोस्तों को फोन कर रहा है ये जानने के लिए कि एक नशा मुक्ति केंद्र कहाँ है जहाँ पे इसको रखा जा सकता है। भर्ती करवा दिया नशा मुक्ति केंद्र में। तो अब अगले सुबह से फिर पागलपन चालू, नशा चाहिए।
एक दिन निकल गया, अब हर जगह से पानी निकल रहा है, शरीर जो जितना बंद हो गया वो खुल जाता है, पसीना ही पसीना, आंख में से पानी, नाक में से पानी, दस्त या जुलाब जिसको कहते हैं, डायरिया, जो महीनों से नहीं गया और वहां से नहीं निकल रहा टॉयलेट से, हालत खराब। तब भी मेरे में अकल नहीं, तब भी मैं क्या कह रहा हूँ कि भागने की तरकीब सोच रहा हूँ, और वहां मेरे जैसे ही और लोग हैं पागल। ऐसे एक और मिल गया मुझे, हम दोनों ने प्लान बनाया, सबसे बदला ऐसा लेंगे कि लाल किले पे जाके नशा करेंगे। तीसरा दिन सुबह जब सब नहाने गए बाकी लोग, सुबह मैंने दौड़ लगाया। मैं ऐसे सीढ़ी से नीचे भागने वाला था, लेकिन फिर उन्हें वहां पे एक बूढ़े सज्जन मिले। ए, किधर जा रहा है, चलो पीछे। तब तक बाकी लोग आए, तो ले जाओ वापस। तो उठा के लेके चले गए वापस। 5वें दिन मैं पहली बार अपने पैरों पर खड़े होके, प्रोग्राम होता है दिन भर का, तो क्लास चल रहा था, तो उस क्लास में मैं गया और यही सज्जन ले रहे थे और वो कुछ लिख रहे थे ब्लैक बोर्ड पे। वो सारी चीजें बताने लगे कि इंसान, तुम्हारा कुछ नहीं बचा, तुम हार गए हो, तुम्हारा रिश्ते टूट गए हैं, तुम्हारा इज्जत गया है, तुम्हारा ये हुआ, इस दौर से गुजरे हो। और मुझे लगा इस आदमी को मेरा कहानी कैसे मालूम कर दी, और मेरे आंसू ऐसे निकल रहे हैं। और उन्होंने, क्योंकि अब मेरे अंदर जो दर्द है, मतलब वो सारी चीजें जो कह रहे हैं वो आपको लग रहा है कि यार यही सारी मेरी सच्चाइयां हैं? जी, पहली बार जीवन में मेरा जो दर्द है वो कोई समझ पा रहा था। वो क्लास खत्म हुआ, मैं भागे भागे उनके पास गया। अरे हाउ डू यू नो अबाउट मी करके। तो ये सेड, मैं तेरे बारे में नहीं बता रहा था, मैं शराबियत के बारे में बता रहा था, ये नशे के जो बीमारी है मैं उसके बारे में बता रहा था। अब मैं हैरान हो गया। वहां गाली, कोई गाली नहीं दे रहा है, मैं वहां दोषी नहीं था। और ये बहुत बड़ी बात थी। तो वो पल से, उस घड़ी से मैं दोबारा मुड़ के नहीं देखा। शराबी अगर दोबारा जिंदगी में आना चाहे तो शरीर तो फिर भी ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। सबसे मुश्किल काम भूल सुधार, जिसको लेखा जोखा बोलते हैं, नैतिक लेखा जोखा लेना पड़ता है जीवन का। आपने क्या ठेस पहुंचाया किसी को, औरों से आपको क्या ठेस पहुंची, कैसे आपने क्या किया, किसने आपके साथ क्या किया, उनको माफ करना पड़ता है और मुझे माफी मांगनी पड़ती है। तो आपने ये किया, मतलब हर इंसान से आपने माफी मांगी? अभी पूरा नहीं हुआ। मैंने जो घटना बताया आपको, आखिरी बार जब मैंने माता पिता से मिला और उनको घर से बेघर कर दिया, जाके स्टेशन में बैठो जब तक ट्रेन नहीं आता है, उसके 2 हफ्ते बाद मेरे पिताजी ने मुझे चिट्ठी लिखी। उन्होंने उसमें लिखा, अंग्रेजी में लिखा कि इट इज अ कर्स टू हैव यू एज अ सन। तुम्हारे जैसा बेटा होना एक श्राप है। मैं नहीं मिला उनसे दोबारा। उसके 1 महीने बाद मुझे खबर मिलता है कि उनका देहांत हो गया। मेरी माँ बची है, वो अलग रहती है, मैं अलग रहता हूं। अभी भी मैंने उनसे भूल सुधार किया नहीं हूं, वो कभी मेरे से बात नहीं करती है। अगर वो देख रही हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अब मैं समझ गया हूं। तो ऐसे और बहुत है। कितने साल हो गए आपको इसमें से निकलकर? 10 साल। 10 साल हो गए आपको इसमें से निकलकर।